जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, इत्र कारोबारी पीयूष जैन, माफिया मुख्तार अंसारी और एक जिहादी। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात समाजवादी पार्टी की सूची पर उठे सवाल के साथ। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार 30 जनवरी 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है उनमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, भाई धर्मेंद्र यादव, भाई अक्षय यादव जैसे मुलायम यादव के परिवार के सदस्यों के नाम हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने जिन 16 लोगों को टिकट दिया है उनमें संभल से शफीकुर रहमान बर्ग, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धोरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फरुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी और गोरखपुर से काजल निषाद के नाम शामिल हैं। वहीं अब सपा की सूची को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सूची में परिवारवाद और जातिवाद पूरी तरह से हावी है। वहीं सूची में शामिल शफीकुर रहमान बर्ग को हिंदू विरोधी बयानों के लिए जाना जाता है। वो अखिलेश यादव से भी बगावत कर चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें टिकट दिया गया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर लोग समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर सचिन पांडे ने इस लिस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी में सवर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रीवास्तव सहित व्यापारी जातियों एवं अन्य सामान्य जाति का कोई स्थान नहीं है। सपा का नारा यादव, मुस्लिम, दलित, पीडीए है। दलित और पिछड़ा केवल सपा के लिए वोट बैंक। वहीं सूची पर गौर करें तो समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर परिवार प्रथम के सिद्धांत को सर्वोपरि रखा है। सूची में शामिल कई नाम अखिलेश यादव के परिवारजनों के हैं। कार्यकर्ताओं को सिर्फ नारे लगाने के लिए पार्टी में खड़ा रखा गया है। बता दें कि इंडी गठबंधन में अखिलेश यादव कांग्रेस के सहयोगी हैं। यह अलग बात है कि अभी तक कांग्रेस और सपा में सीटों की पहचान को लेकर कोई समझौता सार्वजनिक नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि 11 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ऐसे में इनमें से कुछ सीटें ऐसी भी हो सकती है जिन पर कांग्रेस की भी दावेदारी हो। अगली खबर कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन से जुड़ी है, जहां कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। पीयूष जैन वही कारोबारी हैं जिनके ठिकानों पर 3 साल पहले डीजीजीआई ने छापा मारा था। इसमें करीब 197 करोड़ रुपए कैश मिला था, साथ ही 23 किलोग्राम सोने के बिस्किट भी मिले थे। अब इसी 23 किलो सोने को पीयूष जैन ने सरेंडर कर दिया है, जबकि इसके पहले पीयूष जैन ने सोने पर अपना दावा ठोका था, जिसकी 60 लाख पेनाल्टी भी जमा की थी। साथ ही उसे अपने पक्ष में रिलीज करने की अपील भी की गई थी। वहीं इस मामले में अब पीयूष जैन की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई है कि मेरे यहाँ से जो 23 किलो सोना कस्टम ने बरामद किया था उसको कंपाउंडिंग कर लिया जाए। कानपुर में डीजीजीआई के सरकारी अधिवक्ता अम्बरीश टंडन का कहना है कि पीयूष जैन ने 56,86,000 रुपए की कंपाउंडिंग फीस जमा करके दावा किया है कि उनके घर में जो 23 किलो सोना बरामद दिखाया गया है उसको कंपाउंडिंग कर दिया जाए। एक तरीके से उन्होंने सोना सरकार के समक्ष सरेंडर कर दिया है। इस मामले में अब उन्होंने कोर्ट में कस्टम की धारा 135 से राहत देने की अपील की है। अधिवक्ता के मुताबिक उनकी तरफ से अब इसका जवाब दाखिल किया जाएगा। गौरतलब है कि कन्नौज में साल के आखिर में 27 दिसंबर 2021 को डीजीजीआई यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस अहमदाबाद की टीम ने कानपुर के रहने वाले इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर में छापा डालकर 197 करोड़ का नगद बरामद किया था।
इसके बाद कन्नौज में उनकी इत्र फैक्ट्री और कोठी में छापा मारकर 23 किलो सोना और चंदन का तेल बरामद किया था। इस मामले में पीयूष जैन ने जेल भी जा चुके हैं और दावा किया था कि ये सोना विदेशी है। कन्नौज में सोना मिलने के मामले में लखनऊ की DRI टीम ने पीयूष जैन के खिलाफ 135 कस्टम एक्ट के तहत FIR भी दर्ज की थी, जिसका केस चल रहा था। लेकिन अब पीयूष जैन ने दावा कर रहे हैं कि ये सोना उनको नहीं चाहिए। उन्होंने सोने पर दावा करने वाली अपनी अपील भी वापस ले ली है, साथ ही साथ कंपाउंडिंग फीस जमा कर दी है। फिलहाल पीयूष जैन जमानत में जेल से बाहर हैं। तीसरी खबर में बात माफिया मुख्तार अंसारी को लगे एक और तगड़े झटके की। मनोज राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। दरअसल MP MLA कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद्र मिश्रा की अदालत में मंगलवार को 23 साल पुराने उसरी कांड में मनोज राय की हत्या के आरोपी मुख्तार अंसारी और अन्य के खिलाफ सुनवाई हुई। मुख्तार अंसारी और सरफराज की ओर से मुकदमे के मूल दस्तावेज की प्रति की मांग को लेकर दिया गया आवेदन कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही 13 फरवरी को इस मुकदमे में गवाही के लिए तिथि निर्धारित की गई है। मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। शनिवार को सुनवाई के दौरान इन चारों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किया। 13 फरवरी को गवाही के लिए तिथि निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि 15 जुलाई 2001 को मऊ के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर उसरी चट्टी पर आधुनिक असले से हमला हुआ था। इस हमले में मुख्तार अंसारी के गनर बिहार के संगरवा निवासी मनोज राय के साथ 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 9 लोग घायल हुए थे। इस मामले में मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिस केस की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। उधर उसरी कांड में मारे गए संगरवा निवासी मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने DGP के आदेश से 22 जनवरी 2023 को मोहम्मदा कोतवाली में मुख्तार अंसारी, जफर उर्फ चंदा, अफरोज और सरफराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि मुख्तार के करीबी उनके बेटे को बुलाकर ले गए और उनकी हत्या करा दी गई। इसके बाद मुख्तार अंसारी ने बेटे को हमलावर दिखा दिया। मुख्तार के डर के कारण वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बाद उन्हें ये मुकदमा दर्ज कराया है। मंगलवार को मुख्तार अंसारी और सरफराज की तरफ से कोर्ट में आवेदन देकर मुकदमे के मूल अभिलेख की कॉपी मांगी गई, जिसे कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि आपके पास पहले से ही कागजात उपलब्ध हैं। कोर्ट ने 13 फरवरी को गवाही के लिए तिथि निर्धारित की है। आखिरी खबर एक जिहादी की है, जहां उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, उसके इस्लामी धर्मांतरण और जबरन निकाह का मामला सामने आया है। गैर मुस्लिम लड़की को न सिर्फ घर से बहला फुसलाकर ले जाया गया, बल्कि उसे मुस्लिम बनाकर उसका नया नाम शबनम भी रख दिया है। आरोपी ने बिना सहमति के किशोरी से शादी भी कर ली है। नारी उत्थान केंद्र की सदस्य उषा शर्मा ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर युवक और उसके साथी के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी का चालान भी कर दिया गया है। वहीं आरोपी का नाम चांद है, जो हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के शहपुर कला गांव का रहने वाला है। वहीं पीड़िता का परिवार संभल जिले के राजपुरा थाने क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी शनिवार 27 जनवरी 2024 को दोपहर में किशोरी को भगाकर अमरोहा ले गया। उसका इरादा था कि वो एक वकील को माध्यम बनाकर उक्त किशोरी के साथ कचहरी में निकाह कर लेगा। हालांकि हिंदू कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लग गई। बजरंग दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जोया रोड पर ही उक्त युवक को धर दबोचा। संगठन के जिला संयोजक कुशल चौधरी और सह संयोजक वीरेंद्र कुमार ने इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। मौके पर भीड़ लग गई तो इसका फायदा उठाकर युवक भागने लगा, लेकिन उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने पीड़ित को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। इसके बाद किशोरी का मेडिकल कराया गया। युवक के विरुद्ध बलात्कार, पॉक्सो एक्ट और धर्म परिवर्तन की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। किशोरी को फिलहाल सेफ हाउस में रखा गया है। कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराए जाने के बाद उसे उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। युवक के साथी की तलाश की जा रही है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, इत्र कारोबारी पीयूष जैन, माफिया मुख्तार अंसारी और एक जिहादी फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।
नमस्कार।